नहीं होगा, पूरा मंत्री परिषद जिम्मेदार होगी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जिम्मेदार होगा। प्रधानमंत्री का त्याग पत्र केवल प्रधानमंत्री का त्याग पत्र नहीं होगा, बल्कि पूरे सरकार का त्याग पत्र माना जाएगा। अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो इसे पूरे सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा। केवल एक मंत्री को त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा, पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। प्रत्येक मंत्री सरकार की नीतियों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और अपने विभाग के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी भी पाई जाती है और इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी भी पाई जाती है। क्लियर हुआ? इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। कल पूछने पर बताओगे कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है। कलेक्टिव सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है सरकार की नीतियों या सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय केवल प्रधानमंत्री के नहीं होते हैं, बल्कि सभी मंत्रियों के सामूहिक रूप से होते हैं। कोई मंत्री उस नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता। अगर मंत्री नीतियों की आलोचना कर रहा है तो वह उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है, उसे पद छोड़ना पड़ सकता है। विपक्ष उससे त्याग पत्र मांग सकता है कि आप सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं तो मंत्री क्यों बने हुए हैं, मंत्री पद आप छोड़ दीजिए। अगर वह खुद नहीं छोड़ता तो प्रधानमंत्री उसे बर्खास्त करने का अधिकार रखते हैं। वह राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन करेंगे कि इस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। क्लियर? जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और आपके ही राज्य के जसवंत सिंह वित्त मंत्री थे तो उस समय सोनिया गांधी ने एक प्रस्ताव लाई, कहा कि यह सदन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में विश्वास व्यक्त करता है लेकिन जसवंत सिंह में अविश्वास व्यक्त करता है। हम सदन से जसवंत सिंह को हटाने की मांग करते हैं। वाजपेयी जी जब जवाब देने के लिए खड़ा हुए तो उन्होंने कहा, सोनिया जी आप शायद मुझे बेवकूफ़ जितना समझती हैं उतना मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं जसवंत सिंह को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। यह सीधे सीधे आप अविश्वास प्रस्ताव मेरे अगेंस्ट लाती, मेरे सहायक के विरुद्ध क्यों लाई है? पूरी सरकार जसवंत सिंह के साथ खड़ी है, पूरी एनडीए जसवंत सिंह के साथ खड़ा है, अकेले वह नहीं है। पूरे सरकार ने उनका बचाव किया। अगर सरकार बचाव नहीं करती, प्रस्ताव पारित होता तो केवल जसवंत सिंह को त्याग पत्र नहीं देना पड़ता, बल्कि सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री को भी त्याग पत्र देना पड़ता। तो यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से भी जुड़ा था और सामूहिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ी हुई घटना। क्लियर हुआ? तो अभी हमने क्या बताया कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों होती है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है, नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है कि यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों पाई जाती है और दोनों अलग अलग होती हैं। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग अलग हैं कि नहीं है? लेकिन राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति तो एक रबड़ स्टैंप है। भारत का राष्ट्रपति सब कुछ प्रधानमंत्री के कहने पर करता, मंत्रिपरिषद के कहने पर करता। भारत का राष्ट्रपति अपनी स्पीच भी अपने से नहीं देता। जब वह 15 अगस्त या 26 जनवरी के
पूर्व संध्या पर बोलता है तो उसका स्पीच लिख करके मंत्रिपरिषद द्वारा उसके पास भेजा जाता है और उसी को आकर के वह पढ़ने का काम करता है, एक रीडर का काम करता है। संविधान ने राष्ट्रपति को सब कुछ अधिकार दिया है, लेकिन राष्ट्रपति उन अधिकारों का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करता, उसे मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो भारत में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों अलग है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति महोदय या महोदया होते हैं, और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। अमेरिका में दोनों एक ही होगा, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों वहाँ का राष्ट्रपति ही होता, लेकिन भारत में क्या है, दोनों अलग अलग हैं। भले वो संवैधानिक तौर पर है लेकिन अलग अलग है। न्यूज़पेपर में आप देखते हो एक टेंडर भी निकलता है तो कहा जाता है कि भारत सरकार के राष्ट्रपति की ओर से निविदा आमंत्रित करता है। सब कुछ काम राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, चाहे गलत हो या सही, नाम आता है राष्ट्रपति, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक मौलिक विशेषता है कि यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों अलग अलग होती है। राष्ट्राध्यक्ष अलग होता है, शासनाध्यक्ष अलग होता है। तो आपसे पूछा जाए संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, तो आप कहना ऐसी शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है जहां नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों अलग अलग होती है। राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों अलग अलग। संविधान के द्वारा समस्त अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसका खुद प्रयोग नहीं करता, उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। भारतीय संविधान में एक तरफ कहा गया कि भारत की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, वहीं अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। मतलब एक तरफ अधिकार दिया जाता है तो दूसरी तरफ अधिकार को छीन भी लिया जाता है कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति सरकार के परामर्श के अनुसार काम करने के लिए बाध्य होते हैं। क्लियर हुआ? फिर संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक और महानायक होता है। प्रधानमंत्री की योग्यता और प्रधानमंत्री की कुशलता, प्रधानमंत्री के बौद्धिक चातुर्य के ऊपर देश की घरेलू नीतियां निर्भर करती है और देश की बाहरी नीतियां भी निर्भर करती है, विदेशी नीतियां। प्रधानमंत्री केवल घरेलू मामलों में राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, बल्कि विदेशी मामलों में भी राष्ट्र का नेतृत्व करता। उसके कुशलता, उसके बुद्धिमत्ता के आधार पर राष्ट्र की छवि का निर्धारण होता। आज भारत की विदेश नीति के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हम इजराइल के साथ भी दोस्ती कर चुके हैं, हम अरब के देशों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। हमें एक साथ दोनों को लेकर के चलना है। आप देखो तो पिछली सरकार इजराइल के साथ बहुत संबंध अच्छे नहीं रखती थी। भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर नहीं गया था। नरेंद्र मोदी ने इस मिथक को तोड़ा और इजराइल की यात्रा पर गए। तो कहा गया कि इससे अरब जगत में नाराजगी उत्पन्न होगी, लेकिन मोदी ने नाराजगी उत्पन्न नहीं होने दिया
अरब देशों में भी अगर हिंदू धर्म के मंदिर बनाए जा रहे हैं तो इसका मतलब कि अरब के लोगों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए। अरब के लोग हमारी भावनाओं को समझते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। जब इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों ने सुषमा स्वराज को अपना मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया तो पाकिस्तान ने विरोध किया, कहा कि यह इस्लामिक देशों का संगठन है, इसमें गैर इस्लामिक देश का एक मंत्री मुख्य अतिथि कैसे बन सकता है। अरब देशों ने कहा ऐसा कोई नहीं, हम उसको सदस्यता नहीं दे रहे हैं, एक मुख्य अतिथि बनाकर हम अपने संबंध। पाकिस्तान ने कहा क्यों अभी एक महिला को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इस्लाम में महिला को विशेष दर्जा देना प्रतिबंधित है, हम सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। अगर सुषमा स्वराज सम्मेलन में भाग लेती हैं, सुषमा स्वराज भाग ली, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाग लेने नहीं गए, लेकिन अरब के लोगों ने सुषमा स्वराज का स्वागत किया, सम्मान किया। तो क्या था, भारत की विदेश नीति के सामने चुनौती है कि इजराइल के साथ भी दोस्ती निभाए, फिलिस्तीन के साथ भी दोस्ती निभाए, ईरान के साथ भी दोस्ती निभाए। कल ईरान में जो घटना हुई है, भारतीय प्रधानमंत्री ने तुरंत रिस्पांस करते हुए कहा कि हमारी चिंताएं ईरान के लोगों के साथ है, इस दुख की घड़ी में हम ईरान के साथ खड़े हैं। इजराइल के साथ हमारे संबंध है, रक्षा संबंध है, लेकिन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध अरब के देशों के साथ भी हमारे यथावत हैं और प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत चाबहार बंदरगाह ईरान से लीज पर लेकर के उसे विकसित करने का काम कर रहा है। तो भारत के सामने चुनौती है कि नहीं चुनौती है कि विदेश में कि अरब के साथ दोस्ती निभानी है, अमेरिका के साथ भी, इजराइल के साथ भी हमें दोस्ती निभानी है। किसी के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं तो किसी के साथ सांस्कृतिक रिश्ते हैं, किसी के साथ रक्षा संबंधी समझौते हैं। तो वर्तमान दौर में भारत की विदेश नीति, भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के सम्मुख चुनौतियां कम नहीं है। एक साथ हमें इजराइल को भी देखना, अमेरिका को भी देखना, रसिया को भी देखना। दुनिया में समीकरण काफी उलझे हुए हैं, तो हमें अपने को बनाए रखना भी है, अपनी एक छवि। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विद्वान प्रधानमंत्री थे, एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन कहा जाता है कि वो एक सफल कूटनीतिज्ञ नहीं थे। वह सज्जन अधिक थे, सौम्यता नहीं थे, सौम्यता अधिक थी, आक्रामक भाषा नहीं बोलते थे। लेकिन आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, विद्वान हो या न हो, अर्थशास्त्री हो या न हो, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते हैं, उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने मंत्रियों को उसी भाषा में जवाब देने के लिए या अपने अधिकारियों को जवाब देने के लिए अधिकार दे रखा। तो हर नेता की, हर प्रधानमंत्री की कार्य करने की शैली क्या होती है, अलग अलग होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व होता है वह देश की छवि का निर्धारण करता है, देश की नीतियों का निर्धारण करता है, चाहे घरेलू संदर्भों में हो या बाह्य संदर्भों में हो। प्रधानमंत्री के आचार व्यवहार पर राष्ट्र की छवि का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का चयन करते समय हमें काफ़ी सोच समझ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यह मैंने संसदीय शासन प्रणाली प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। संसदीय शासन प्रणाली में किसी एक दल का बहुमत नहीं होता, एक दल का भी होता, गठबंधन का भी होता, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि संसद में चुन करके आते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली
प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का उदाहरण है। संसदीय शासन प्रणाली में आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हो, आप संसद का चुनाव करते हो। संसद जाकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो या शासनाध्यक्ष का चुनाव हो, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव भी डायरेक्ट जनता नहीं करती है और प्रधानमंत्री का चुनाव भी डायरेक्ट जनता नहीं करती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के, भले आपको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगी, विपक्ष सत्ता में आएगा तो अभी उलझा हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री, लेकिन वहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चयन होगा। क्लियर हुआ? संसदीय शासन प्रणाली के कुछ अवगुण है, डिमेरिट है। कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, गठबंधन की सरकार होती है, तो वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती है, वह कमजोर होती है, बोल्ड निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों में समन्वय स्थापित कर पाना संभव नहीं होता। वाजपेयी जी ने गठबंधन की सरकार चलाई तो उन्हें सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना पड़ता था। वह 370 के बारे में सोच नहीं पाए, 3 तलाक के बारे में सोच नहीं पाए, लेकिन मोदी सरकार को दूसरे कार्यकाल में जब बहुमत मिला तो 370 के बारे में, 3 तलाक के बारे में स्पष्ट निर्णय लिया। अगर इनको ही बहुमत नहीं मिला होता तो क्या यह निर्णय ले पाते? गठबंधन की सरकार होती तो निर्णय ले पाते नहीं। 2015 में जब सुषमा स्वराज लोकसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोल रही थी तो उनसे राहुल गांधी ने प्रश्न किया कि आप क्यों महिला आरक्षण बिल आप लेकर कब आ रही हैं? सुषमा स्वराज ने कहा कि जिस दिन आप मुझे लिखित रूप में दे देंगे कि राज्यसभा में कांग्रेस हमारा समर्थन करेगी, उस दिन हम बिल लेकर आएंगे। लोकसभा में हमारा बहुमत है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। जिस दिन राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा उस दिन महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। 2023 में राज्यसभा में उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया, सहयोगियों के साथ महिला आरक्षण बिल लेकर के आए। तो प्रधानमंत्री ने इस स्पीच में कहा कि मैं सुषमा स्वराज जो वादा करके सदन से गई थी, आज उस वादे को हम पूरा कर रहे हैं। राज्यसभा में हमारा बहुमत हो गया, आरक्षण बिल हम लेकर आए। जब लोकसभा में हमें बहुमत मिला, राज्यसभा में सहयोगियों ने बहुमत दिया तो 370 को हमने हटाया। मुस्लिम बहनों के लिए हमने 3 तलाक का कानून को बनाया। तो बहुमत का खेल होता है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो बोल्ड निर्णय नहीं ले पाती है, जब बहुमत की सरकार होती है तो वह निर्णय लेने में सक्षम होती है। तो इस अवगुण यह माना जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में गठबंधन की जब सरकारें होती हैं तो वह कमजोर होती हैं, वह प्रभावपूर्ण तरीके से निर्णय नहीं लेती। चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, एच.डी. देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही हो, या वाजपेयी जी की सरकार रही हो, यह सब क्या थी? गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकारें हमेशा निर्णय लेने में डरती हैं। उन्हें सरकार बचाना भी होता है, सरकार चलाना भी होता है और सरकार बचाना भी होता है। क्लियर हुआ? संसदीय शासन प्रणाली में जब गठबंधन की सरकार होती है तो मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर के भी विवाद छिड़ता है, विभागों के बंटवारे को लेकर के भी विवाद छिड़ता है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना, यह प्रधानमंत्री का क्या विशेषाधिकार होता है। लेकिन गठबंधन की सरकार में विभिन्न राजनीतिक दल जो सहयोगी होते हैं
वह सरकार पर दबाव बनाते हैं कि हमें यह विभाग मिलना चाहिए, हमें यह हमारे इतने मंत्री होने चाहिए, लेकिन बहुमत की सरकार में कोई इस प्रकार का दबाव नहीं बना पाता। क्लियर हुआ? हमने विशेषता भी बताई, हमने कुछ कमियां भी बताया। कहा जाता है कि जब संसदीय शासन प्रणाली होती है तो कभी कभी अनुभवहीन लोग भी चुनकर आ जाते हैं। गठबंधन के दबाव में या बहुमत के कारण नए लोगों को भी मंत्रिमंडल में रखना पड़ता है। उनके सामने अनुभव नहीं होता, उनके पास पिछले कार्य करने का आखिर वह कैसे काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, व्यक्ति कभी भी जन्म के साथ अनुभव लेकर नहीं आता, समाज में रह करके ही अनुभव सीखता है। 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो अनेक विशेषज्ञों ने कहा कि ठीक है घरेलू काम तो कर ले जाएगा,